नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं बिरले व्यक्तित्व के धनी रहे ब्रह्मलीन ठाकुर नागेंद्र सिंह जी के सुपुत्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सम्मानित श्री शुभम जी ठाकुर। शुभम जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। धन्यवाद बालकृष्ण मुले। धन्यवाद शुभम जी। शुभम जी, आपका कृतित्व देखा जाता है, आपकी उम्र महज अभी यूँ कहे कि समझदार होने की हुई है, उससे पहले आपने अपना बिजनेस संभाल लिया है। आप अलग तरह के एक व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं, आपका गहन चिंतन देखा जाता है। कहने की ऐसा लगता है कि ठाकुर नागेंद्र सिंह भले ही हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनके वो सारे कार्य आप करने की भरसक कोशिश करते दिखाई देते हैं जो वो समाज के लिए करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, खेलों से जुड़ी हुई बातें करना चाहेंगे, आपकी व्यक्तिगत बातें भी करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपकी स्कूलिंग की लाइफ की। किस तरह आपका बाल्यकाल रहा है, माता पिता की ओर से किस तरह से आपको सीख और संस्कार मिले हैं जो आप इस कम उम्र में भी समाज को वो सब देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हर युवा कहीं ना कहीं देने में कामयाब भी साबित होता है। स्कूलिंग मेरी केशव विद्यापीठ से रही है, इंदौर केशव विद्यापीठ से रही है। बचपन से ही मुझे वहाँ पे सिखाया गया कि अपनी दैनिक दिनचर्या जी स्वावलंबी बने। क्या बात, खूबसूरत। दैनिक दिनचर्या अपनी ऐसी बनाएं कि आप दैनिक के छोटे छोटे कामों में भी किसी पर आश्रित ना हो जी। और मेरे पिताजी की दूरदृष्टि थी, उन्होंने यही विचार करके मुझे केशव विद्यापीठ संघ का स्कूल है अपने, और उसमें उन्होंने मुझे भर्ती कराया और वहीं पे मेरी पूरी स्कूलिंग चली। एजुकेशन मेरा सारा पूरा वहीं पे हुआ। जिस तरह देखा जाता है कि आरएसएस संघ के स्कूल, संघ यानी एक मानव को गढ़ने का काम करता है। संघ के करीब जो भी आता है, संघ की शाखाओं में जो भी जाता है, कहने की संस्कारित तो होता है, अपने राष्ट्र से भी प्रेम खूब करता है, साथ ही एक संस्कारवान व्यक्तित्व बन के भी उभरता है। आपके जीवन में कितना असर है संघ की शाला में पढ़ने का? बहुत असर है जी। उस स्कूल में केशव विद्यापीठ में मेरे पिताजी ने डाला ही इसलिए था जी। और वहाँ पे दिनचर्या, चूँकि मेरी एजुकेशन वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रही जी। 10 से 11 साल तक मेरी वहाँ एजुकेशन रही जी। और दिनचर्या की बात करें तो वहाँ पे दैनिक सारे प्रकार के खेल, स्वयं का आसन तक घड़ी करके रखना, जिस आप बेंच पे पढ़ाई कर रहे हैं उसकी सफाई करना, उसको उठा के वापस रखना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। ये धीरे धीरे अंदर आती गई, एक आदत सी बन गई और मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छी आदत है और ये छूटेगी नहीं कभी। और बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं एक संस्कार डेवलप हो गया आपके भीतर, अनुशासन का। खास बात और करना चाहेंगे, 11th तक तो आप संघ की शाला में पढ़े, लेकिन बाद में 12th का एजुकेशन कहाँ हुआ, कॉलेज लाइफ कैसी रही? 12th का एजुकेशन मेरा MP पुलिस पब्लिक में हुआ। क्या बात? SF का है स्कूल है वो जी, वहाँ पे मेरा एजुकेशन रहा। फिर रेनेसा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था BBA करने जी। फिर वहाँ पर चूँकि मेरे पिताजी का कारोबार काफ़ी फैला हुआ था और मेरा मन एजुकेशन पढ़ाई पे उतना ना होते हुए उनके बिजनेस में ज़्यादा था जी। और जितना मुझे उस बिजनेस को करने के लिए ज्ञान चाहिए था मुझ में था, तो मैंने आगे आवश्यकता नहीं समझी। क्या बात है, खूब ही सटीक बातें करना आपको पसंद है, स्पष्ट टू द पॉइंट बात करते। हम आपसे वो बातें भी सुनना चाहेंगे एक स्मृति के रूप में जो आपके पिता पूज्य पिता श्री नागेंद्र सिंह जी ठाकुर जी ने आपको संस्कार के रूप में, मूल मंत्र के रूप में आपके जहन में भर दी, जो कि आज भी आपके चेहरे पर झलकती है और कहने की उनका कृतित्व आपके कृतित्व से काफ़ी मिलता जुलता है। उनकी तो मैं छाया भर भी हो जाऊँ तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए जी। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास तो करते ही हैं कि उनके जितना ना कर पाएँ भले, लेकिन तनिक भी थोड़ा बहुत कर लें तो काफ़ी ठीक रहेगा और सतत इस कार्य में जारी रहते हैं, हम लोग करते ही हैं। दूसरा ये कि आपने एक चीज़ पूछी कि उनके जितना समाज की सेवा करना, उनके जितना लोगों का चिंतन करना, वो ये मानते थे कि अपने हद में हैं चीज़ें और अपन किसी की मदद कर सकते हैं। सभी की मदद तो पूर्णतः कोई भी नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जितना अपने से हो सके, जितना अपने बस में है करना चाहिए और मैं भी उसी बात को लेके आगे बढ़ता हूँ और उस पर ही मेरा फोकस रहता है कि उतना ही मैं
कर सकूं। शुभम जी, एक खास बात और देखी जाती है कि आपकी लाइफ में भी पापा के जाने के बाद यू टर्न आया। आपने अपने आप को किस तरह संभाला, क्योंकि बिजनेस के रूप से तो आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहले से देखे जाते थे, लेकिन एक पूरा का पूरा भार, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। उसके बाद अपने आप को संभालना, क्योंकि एक नहीं दो घटनाक्रम आपके परिवार में हुए। काकाश्री की बात की जाए, पापा की बात की जाए, और एक बड़ा फैला हुआ बिजनेस कैसे संभाल पाए? इसका भी जो इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय आज संभाल रहे हैं और संभाल चुके हैं लगभग सभी जी। उसका भी कारण हमारे पिताजी ही, हमारे चाचा जी थे, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, स्वर्गीय नागेंद्र सिंह ठाकुर जी। उन्होंने बहुत पहले से ही एक सेकंड चैनल बनाने में विश्वास रखा है। क्या बात है। सेकंड चैनल आपको हमेशा तैयार करके रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उसके बिना अगर आपने उसमें सेकंड चैनल नहीं बनाई है तो काफ़ी चीज़ें बिखर जाती है। बिल्कुल सही कहा। उनका भी विश्वास यही था कि सेकंड चैनल तैयार रहे जी। मैं मेरे पिताजी के साथ 2015 से ऑफिस आने जाने लगा था जी। जब मेरी उम्र महज 22 साल 21 साल होगी। जब से मैं ऑफिस आने लगा था, वो मुझे छोटे से छोटा कार्य बताते थे, वो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से करता था, और उस कार्य को करने में ही करते जाना उसमें ही मुझे अपने व्यापार व्यवसाय के प्रति जानकारी मिली, समझ मिली। बिल्कुल। उसका पिक कि किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ाया जा सकता है, वहीं से मुझे शिक्षा मिली है। और ये उन लोगों की ही दूरदृष्टि थी जी। कि उन्होंने हमें ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सिखाया। क्या बात है। काम बताते गए, हम करते गए और हमें समझ में आते गई चीज़ें। बिल्कुल शुभम जी, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पिता हो या चाचा हो, दोनों के प्रति आपका कृतज्ञता का भाव खूब आपके बड़े मस्तिष्क और आपके हृदय में भी देखने को मिल रहा है, स्पष्ट रूप से झलक रहा है। आप युवा मोर्चे की राजनीति भी करते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। आखिर राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से कितना एक्टिव अपने आप को रख पाते हैं बिजनेस के चलते? पूरा समय देता हूँ। हाल फिलहाल में मैं युवा विधानसभा 2 में मंडल अध्यक्ष हूँ, रामायण मंडल का, युवा मोर्चा का जी। और जितने भी युवा हैं जी। सभी लगभग विधानसभा 2 के मेरे मित्र हैं, मेरे संपर्क में हैं जी। और जितना हो सके, जितना समय निकाल सके, क्योंकि घटनाएं ऐसी हुई हैं कि अभी व्यापार व्यवसाय के प्रति देने का हर चीज़ का एक बड़े बोलते हैं कि समय होता है। बिल्कुल सही कहा। व्यापार व्यवसाय आज व्यवस्थित हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद राजनीति में मेरा खूब मन रहता है। जब समय मिलता है मैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। बिल्कुल शुभम जी, जिस अंदाज में आप कार्य कर रहे हो, खासतौर से जब भी आपसे बात की जाए तो आप व्यवसाय की जरूर बात करते हो, फोकस में भी आपके हमेशा व्यवसाय ही रहता है। किस तरह का आपके मनोमस्तिष्क में बिजनेस टाइकून बनने का एक लक्ष्य बना हुआ है, क्योंकि आपकी उम्र अभी बहुत लंबी है और जितनी समझ, जितनी गहरा चिंतन आपको व्यवसाय को लेकर, राजनीतिक क्षेत्रों को लेकर, अपने पुराने संबंधों और रिश्तों को निभाने को लेकर देखा जाता है, वो वाकई तारीफ एक काबिल कहा जा सकता है। किस तरह का चिंतन है, किस तरह की सोच है? व्यवसाय को लेके जो मैंने खुद को समय दिया है, आज युवा खुद को समय दे और खुद के लिए गाइडलाइन तय करे। क्या बात है कि मैंने अपने आप को साल भर का समय दिया, मैंने अपने आप को 2022 तक का समय दिया, 2021 तक का समय दिया। मेरे केस में मैंने खुद को 2022 तक का समय दिया है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। क्या बात है। और भविष्य में मेरा एक बिजनेस जो है वो गरीब लोगों को, जो असामान्य लोग हैं, जो अपना खुद का आवास या खुद का घर नहीं बना सकते, प्लॉट नहीं खरीद सकते, क्या बात है, मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित है। और व्यवसाय में मैं उसी ओर अग्रसर होना चाहूँगा कि मैं अच्छी रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ वगैरह लाऊं, जिसमें, क्योंकि आने वाला इंदौर और आजकल जो सारी चीज़ें बन चुकी हैं, आने वाला इंदौर इस प्रकार से रहेगा कि आपको अगर व्यापार व्यवसाय करना है तो पारदर्शिता उसमें पूर्ण रखना पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। रेरा और सारी चीज़ें आ गई हैं, रेरा हैं, नियम कायदे सख्त हो गए हैं। बिल्कुल सही। वो आम जन के लिए ही है जी, वो उनके भले के लिए ही है। और मेरा जो टारगेट है 2022 तक कि मैं सारी चीज़ें एक लय में ले आऊँ, उसके बाद इस पर मैं वर्किंग करूँगा। बिल्कुल, ये मेरा लक्ष्य है व्यवसाय को और व्यापार को लेके।
वाकई आपकी दूरदृष्टि, पारदर्शिता वाली बातें, दो टुक लहजे में अपनी बात को रखने की जो शैली है वो आपको अनूठा युवा बनाती है। खास बात देखी जाती है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर युवा जो है अपने पिता के कदमों को देखते हुए ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और उनमें से आप भी एक है। आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता और इधर पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, कितना आशीर्वाद मिलता है इन सब की तरफ से? जिस तरह से आपके कार्य को देखा जाता है तो आपके इर्द गिर्द और आपके होने वाले आयोजन, उसमें बात करें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की, क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला जी की, या चंदू शिंदे जी की क्यों न बात करें, ये बिल्कुल तन मन धन से आपके कार्यक्रमों में जुट से जाते हैं। आखिर ये कौन सा एक अलग तरह का बिरला व्यक्तित्व है आपका जो इन सभी वरिष्ठजनों को आपके प्रति आकर्षित करता है? ये हमारा परिवार है। जी। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, विधायक रमेश मेंदोला जी, चंदू अंकल, मेरे पिताजी के साथ सन 82-83 से क्या बात है। हम ये सभी संपर्क में रहे हैं। मेरे पिताजी उनके संपर्क में रहे। काफ़ी लंबे समय तक मेरे पिताजी ने कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कार्य करा। अपना युवा अवस्था का समय उनके साथ ही व्यतीत किया है अधिकतर। और ये हमारे लिए लीडर, नेता के रूप में तो है ही, प्रथम दृष्टया ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और ये हमें अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय रमेश मेंदोला जी, चंदू अंकल, ये सब हमारा परिवार, एक परिवार ही है। हम परिवार की तरह ही रहते हैं और हम कोई भी आयोजित करते हैं तो इनका आशीर्वाद हर आयोजन में हमें प्राप्त होता है। हर तरीके से, हर चीज़ में ये लोग हमारी सहायता करते हैं और इनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। हमारे हर प्रोग्राम में इनकी प्रेजेंट रहती है, हमेशा आते हैं और आशीर्वाद भी खूब रहता है। शुभम जी, यदि बात करना चाहें हम इनके व्यक्तित्व की, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी भी बड़े व्यक्तित्व है काफ़ी आकर्षित करता है। बात कैलाश जी की बात की जाए तो वो कौन सी खूबियाँ है जो आपके जहन में रखते हैं कि नहीं, हमारे जो आदर्श है कैलाश विजयवर्गीय जी, वो इस दिशा में इतनी कड़ी मेहनत के साथ में एक योद्धा की तरह आगे बढ़ते हैं। और आज जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक वॉरियर के रूप में कर रहे हैं, एक योद्धा के रूप में कर रहे हैं। आप भी समाज को दिशा देना चाहते हैं, अपने खुद के लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही उसमें भी एक सामाजिक सरोकार देखा जाता है कि नहीं, आप मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवाज़ देने, आशियाना देने की आपकी मनोकामना है, कहीं ना कहीं सद मार्ग पर आपके चलने की काफ़ी दृढ़ इच्छा है। किस तरह लेते हैं इनके व्यक्तित्व को, खासतौर से कैलाश जी, रमेश मेंदोला जी? ये हमारे आदर्श हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी। कैलाश विजयवर्गीय जी का तो आप सभी को मालूम है कि मील क्षेत्र से उठकर आज वो राष्ट्रीय राजनीति में है। बिल्कुल सही। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का उन्होंने संगठन खड़ा करा है हाल फिलहाल में, वो मैं तो नहीं मानता कि किसी के लिए भी संभव था। बिल्कुल सही। मील क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में जाना, वहाँ संगठन खड़ा करना जहाँ पे विचार भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा संभव है। बिल्कुल। और उनसे शिक्षा मैं ये लेता हूँ कि वो ये मानते हैं कि जो हम सोच लें सब हो सकता है जी। और वैसा उनका अगर जीवन देखा जाए तो है, वैसा भी है। आज श्रमिक क्षेत्र से निकलकर इंदौर के महापौर रहे, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे, उन्हें कई कार्य करे। आज नंदनगर विधानसभा 2 नंबर का एग्जाम्पल दिया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। ऐसी विधानसभा उन्होंने तैयार करी है माननीय रमेश मेंदोला जी ने, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने मिलकर। और रमेश मेंदोला जी से ये भी सीखने को है कि जो भी आए अपने से मदद मांगने करो, क्या बात, मदद करो और जितनी कर सकते हो उतनी करो। सभी की मदद संभव नहीं है जी, हम सभी का तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनका कर सकते हैं वो करना चाहिए। मैं इसी प्रेरणा को लेके उनकी आगे बढ़ने का करता हूँ। शुभम जी, आपको एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जिस तरह से आपसे इंटरव्यू से पहले भी मेरी बातचीत हुई है। क्षेत्र क्रमांक 2 की यदि बात की जाए विधानसभा की, यूँ कहें कि कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला जी की पूरी टीम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक साइलेंट पॉलिटिक्स का एक रुख, एक नया नज़रिया दिखाई देता है कि कृतित्व की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलती है। काम करने वाले आगे बढ़ते हैं, जनसहयोग करने वाले आगे बढ़ते हैं। आप इसे किस तरह से लेते हैं, आप किस तरह इसको परखते हैं, समीक्षा करते हैं युवा होने के नाते? आपने बात करी कि चुपचाप अपना साइलेंटली काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी।
तो मैं कहना चाहूँगा कि होना भी यही चाहिए। बिल्कुल सही। हो हल्ला ना होते हुए जी अपना काम करते, जनता की सेवा करते आगे बढ़ें। कैलाश जी बोलते ही हैं, रमेश मेंदोला जी बोलते ही हैं, काम बोलता है। जी काम बोलता है और आप जो काम करेंगे वो दिखेगा लोगों को, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 है। यहाँ पे जिस प्रकार का विकास हुआ है जी वो अन्य विधानसभाओं में देखने को नहीं मिलता। आज भी अन्य विधानसभाओं में वही पुरानी नालियाँ और ये सब बनी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। आज यहाँ पे व्यवस्थित सारी बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, व्यापार व्यवसाय बड़ा है। तो अपना काम करते चलें और आगे बढ़ते चलें। काम बोलता है, उसमें किसी को बताने की या कहने की आवश्यकता ही नहीं। शुभम जी, जिस तरह से आपने एक विरासत संभाली हुई, कहने की आपकी यूँ कहे कि अब आपका बेटा भी है तो 5वीं पीढ़ी तक पूरा की पूरा एक सेगमेंट चला आया हुआ है। आपने समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश की। खास बात की जाए तो खेलों की दुनिया की बात की जाए या फिर कहने के आर्थिक रूप से सुदृढ़ता की क्यों न बात की जाए, आपने हमेशा समाज की हमेशा मदद करने की कोशिश की। आखिर ये अपना परिवार कहाँ से चला था, फिर कब इंदौर आया, किस तरह का इतिहास रहा, संक्षिप्त में यदि बताना चाहें तो क्या कहेंगे? संक्षिप्त में मैं बताऊं आपको, रामदासपुर इलाहाबाद के हमारे फोर फादर थे, वहाँ के रहने वाले थे जी। और उस समय इंदौर में आकर बसे चंद्रपाल उस्ताद जी हमारे 100 साल से ज़्यादा हो गए जी। इंदौर में हमें अभी 100 साल से ज़्यादा हो गए। उन्होंने हमारे वहाँ पे उस समय मिलें काफ़ी थी और मिल क्षेत्र की राजनीति चलती थी। ऐसा माना जाता था कि जिस भी नेता के पास मिल क्षेत्र के मिल के लीडर्स हैं, सब कुछ हैं, तो वो काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग रहता था। दूसरा ये कि उन्होंने यहाँ पर आके, चंद्रपाल उस्ताद जी ने यहाँ पे आके एक हमारी व्यायामशाला है, सन 1932 से वो रजिस्टर्ड है और 1932 से आज तक भी हमारी 5वीं पीढ़ी, मेरा बेटा है माधव 2.5 साल का है, वो भी आज से अखाड़े आज एट प्रेजेंट भी उन्होंने जाना चालू कर दिया है। हमारी 5वीं पीढ़ी भी उस मिट्टी में जा रही है जो मिट्टी 1932 में हमारे चंद्रपाल उस्ताद जी बना के गए और वही मिट्टी में आज मेरा बेटा 5वीं पीढ़ी भी खेल रही है। और कुश्ती के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव है। मेरे चाचा वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी का लगाव कुश्ती के प्रति खूब था, मेरे पिताजी का लगाव था। लगातार हर सप्ताह साप्ताहिक दंगल उन्होंने कराए, 400 ऐतिहासिक दंगल कराए, 400 से अधिक दंगल उन्होंने कराए अपने जीवन रहते। क्या बात है। और कुश्ती को खूब बढ़ावा दिया और क्षेत्र के लोगों को अपना व्यवसाय व्यापार में रोजगार भी दिया। अधिकतर क्षेत्र के लोग जो हमसे जुड़े लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, सब यहीं पर हैं, हमारे साथ ही हैं, व्यापार व्यवसाय में हमारा हाथ बटाते हैं, सब करते हैं। उनको एक रोजगार भी दिया और पहलवानी की तरफ भी उनका रुख करा कि उसमें आगे बढ़ें, कुश्ती को बढ़ावा मिले। हमारा परिवार आज तक भी कुश्ती के प्रति, खेल के प्रति, समाज के प्रति जो भी हमारा वहाँ एक इच्छा लेके आता है मदद के रूप में, हम उसकी जितनी हो सके मदद करते हैं और पूरा परिवार ही इसमें लगा रहता है। देखा जाता है शुभम जी, जिस तरह से एक अचीवमेंट की बात की जाए तो चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला के नाम ढेर सारे अचीवमेंट है। बात की जाए अनंत चतुर्दशी चल समारोह की या नेशनल इंटरनेशनल स्तर की रेसलिंग स्पर्धा की क्यों नहीं बात की जाए, आपका वह अखाड़ा है इंदौर का, देवी अहिल्या की नगरी का वो अखाड़ा कहलाता है, जहाँ पे लाल मिट्टी के लाल निकलते तो है लेकिन देश दुनिया में खूब नाम कमाते हैं। इस मौके पर कौन कौन से पहलवानों को याद करना चाहेंगे आप जिन्होंने अपने अखाड़े से निकलकर देश दुनिया में कुश्ती का नाम, यही कहीं कि कुश्ती का परचम लहरा डाला है? मिल क्षेत्र में पहले आप भी जानते होंगे, मिल क्षेत्र में पूरा मिल क्षेत्र अखाड़ों के नाम से जाना जाता था। इंदौर में काफ़ी अखाड़े हुआ करते थे। चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला हमारी ऐसी व्यायामशाला है जो आज भी पहलवानों को प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ती है। हमारा अखाड़ा सुबह 4 बजे से पहलवान लोग ही खोल देते हैं और 9 बजे तक सुबह वापस क्लोज हो जाता है और यही कार्यकाल शाम को भी रहता है, 4 बजे से 8 बजे तक रहता है। वही ओपन करते हैं, वही क्लोज करते हैं। और पहलवान हमारे अखाड़े में आज तकरीबन 200 से अधिक पहलवान हैं और वो अपना कसरत करते हैं, स्वास्थ्य को चुस्त रखते हैं। और हमारे वहाँ से दंगल भी कुश्ती सम्राट कराया गया है, 2 बार कराया गया है। और अपने मिल क्षेत्र के अखाड़े में से आज तक कोई भी पहलवान अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ। चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला एक ऐसी व्यायामशाला है
जहाँ से 2 से अधिक पहलवान इंटरनेशनल हो चुके हैं। योगेश विजोरे की मैं बात करना चाहूँगा। चाइना के ताइपान में उसने रजत पदक जीता और इंदौर में आज अंतर्राष्ट्रीय पदक वो लेकर आया है। और उसके पिताजी सामान्य परिवार से हैं, चूँकि ये मिल क्षेत्र है पूरा। उसके पिताजी फ्रूट का ठेला लगाते हैं, जाम का ठेला लगाते हैं। और लेकिन वो पिताजी भी कहते हैं कि कुश्ती के प्रति मैं अपने बच्चों को समर्पित करता हूँ। जी शुभम जी, आपकी बात की जाए तो आपके नाम कौन कौन से अचीवमेंट्स है कुश्ती के क्षेत्र में? आप कितना खेल पाए कुश्ती? मैं तो ज़्यादा कुश्ती में रहा नहीं। मैं ग्वालियर तक गया था नेशनल खेलने जी। और उसके बाद मैं व्यापार व्यवसाय में लग गया पिताजी के। लेकिन ये मेरी आज भी जारी है, कुश्ती के प्रति बढ़ावा देता हूँ। मेरे घर से भाई हैं, अर्जुन ठाकुर हैं, कुबेर ठाकुर है छोटा भाई, अमन ठाकुर है, ये नेशनल हैं। सभी लोग नेशनल पदक विजेता है और ये लोग सतत उसी कार्य में लगे रहते हैं हमारे साथ। यानी कि आप यू टर्न भी लेते जा रहे हैं कुश्ती के साथ साथ, आप क्रिकेट को भी उतना ही समय दे रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं। किस तरह का आयोजन इन दिनों इंदौर के नंदीग्राम क्षेत्र में आपके द्वारा किया जा रहा है? नंदीग्राम क्षेत्र में अभी 12 दिसंबर से ही चालू हुआ है वो क्रिकेट टूर्नामेंट, 26 तक चलेगा। और खेल के प्रति बढ़ावा देना हमारे परिवार का, क्षेत्रीय नेताओं का शुरू से रहा है कि खेल को बढ़ावा मिले। वो कुश्ती हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो। क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है कि आज समय ऐसा है कि व्यक्ति अपने शरीर पर ध्यान देता नहीं है जी। और हमारा यही मकसद रहता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के सभी नेताओं का, हम पूरे परिवार का यही रहता है कि खेल को प्रॉपर एक बढ़ावा मिले। अब उसके अंतर्गत क्रिकेट भी आता है। लेदर अभी टूर्नामेंट हमारा चल रहा है, डिवीज़न के मैच चल रहे हैं सारे IDCA से। कुल 32 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। और नंदीग्राम एक ऐसा ग्राउंड था जो कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये ग्राउंड में कुछ खेल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंदूराव शिंदे जी का, क्षेत्रीय पार्षद जी का। उन्होंने इस ग्राउंड को इस लायक बनाया कि आज सुबह से वहाँ पे हज़ारों लोग आके टहलते हैं, हज़ारों लोग आके बच्चों को दौड़ लगवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है वहाँ पे। एक प्रथा चालू हो गई है क्रिकेट टूर्नामेंट की। वहाँ पे 3 पिच बना दी उन्होंने, लेदर की, टेनिस की। चंदू शिंदे जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये ग्राउंड पूरा एक कंपोस्ट, मतलब कचरा फेंकने की जगह बन गई थी। उन्होंने उस ग्राउंड को ऐसा करके उभारा है कि उसकी कल्पना वही कर सकते हैं और अन्य किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल। आपके मनोमस्तिष्क में भविष्य की रणनीतियों की यदि बात की जाए तो किस तरह की है, किस तरह क्षेत्र का विकास को लेकर भी आप चिंतन करते होंगे? स्वयं के बिजनेस को तो बढ़ाने की बात आप बोल ही चुके, किस तरह बढ़ना चाहिए आपका खासतौर से जो इलाका, क्योंकि आप जिस इलाके को यूँ कहें कि प्रतिनिधित्व करते हैं कि आज की बात थी 25 साल पहले से ही बात की जाए तो कॉरपोरेटर भले कोई भी हो, लेकिन ठाकुर राजेंद्र सिंह जी का नाम ही आता था जब भी क्षेत्र की बात होती। अब आप किस तरह से इसको लीड कर रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस तरह इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं? सबका सहयोग रहे। मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ राजनीति ही एक जरिया नहीं है क्षेत्र में विकास करने के लिए। मेरे पिताजी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, आज तक एक भी उन्होंने चुनाव पार्षद का हो, कोई भी दल का चुनाव हो, आज तक नहीं लड़ा। लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है कि क्षेत्र का उन्होंने खूब विकास करा, लोगों को रोजगार दिए, लोगों को साथ लेकर चले, खेल के प्रति बढ़ावा दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि विकास करने के लिए या समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। और भविष्य की मेरी यही नीति है कि राजनीति में अगर बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा ले सकूं और क्षेत्र का विकास कर सकूं तो बहुत बढ़िया है। और ना भी ऐसा संभव हो तो मैं ये नहीं मानता कि कुछ अच्छा काम करने के लिए किसी पद की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा। उसी पे आने वाला समय जो है नगरीय निकाय चुनाव का भी है। हाँ। और आपके पिता की हमेशा एक इच्छा रही कि अच्छे कृतित्ववान जो लीडर है वो इलाके से उभरे, कई लोगों को चुनाव लड़ाया करते थे। क्या आपके मनोमस्तिष्क में भी इसी तरह का कुछ भाव आता है कि नहीं पिता की तरह? क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा है नगरीय निकाय चुनाव में पिताजी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी अलग अलग वार्डों में और कहीं के अच्छे लोगों की खूब सारी मदद भी की थी। आपके भी मन में ऐसा कोई सीन बन रहा है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में योग्य उम्मीदवारों की मदद की जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, पॉलिटिकली रूप से साउंड किया जाए? देखिए, जिसमें योग्यता है, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय
नेता हैं, जी राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, जी उनका ध्यान ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अच्छा कैंडिडेट हो जी नगरीय निकाय चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, जी, उन पर ना जाए। बिल्कुल सही कहा। वो जाने ही इसलिए जाते हैं कि उनका चयन अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा रहता है जी किसी भी कैंडिडेट को लेके। और विधानसभा 2 का बोलबाला इसीलिए है पूरे मध्य प्रदेश में जी कि यहाँ के जो नेता हैं वो हर कार्य को कर लेते हैं, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेके जी क्षेत्र का विकास, जनता का विकास जी करते हैं। और नगरीय निकाय चुनाव को लेके जो भी आदेश मुझे रमेश मेंदोला जी, कैलाश विजयवर्गीय जी की ओर से आएगा, करने के लिए तत्पर हूँ। हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरी व्यायामशाला उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। मेरे पिताजी भी यही करते थे जी कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, जो भी उन्हें पार्टी का कैंडिडेट्स को लेके काम देते थे, वो बढ़ चढ़कर उसमें अपनी जिम्मेदारी से करते थे। मेरा ऐसा मानना है कि जो जिम्मेदारी मिले, जी कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी भी इसी को मानते हैं जी कि जो भी हमें कार्य मिले बढ़ चढ़कर उसमें अपना 100% दें जी, तो काफ़ी ठीक रहता है। मेरे पिताजी भी यही करते थे। बिल्कुल सही है। तो मेरा ध्यान भी उस और ही है कि चुनाव में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिले मैं उसमें अपनी पूर्णता सहभागिता दूंगा। बिल्कुल। शुभम जी अपने आप को काफ़ी फिट रखते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक लगते हैं, ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। जब आप इलाके में घूमने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, काफ़ी प्रेम से मिलते हैं। आखिर ये मूल मंत्र आपने किससे सीखा है, किससे सीखा है? एक कहते हैं कि अच्छाई हमेशा रहती है। जी मेरे पिताजी स्वर्गीय नागेंद्र सिंह ठाकुर जी, मेरे चाचा जी स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, जी उन्होंने क्षेत्र के लोगों को अपना एक परिवार समझा। बिल्कुल। हमेशा ही सभी को सम्मान दिया, बूढ़े बड़ों को, सभी को उन्होंने सम्मान दिया, बच्चों को। और उन्हीं की अच्छाई है ये। आज मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, 26 साल का हूँ मैं। बिल्कुल। ऐसा संभव नहीं है कि इतनी जल्दी मैं सारी चीज़ें अचीव कर लूँ, ये उनका ही किया हुआ है। बिल्कुल। वो जो बोलते हैं कि अच्छाई हमेशा रहती है, ये वही चीज़ है कि अच्छाई हमेशा रहती है। बिल्कुल सही बात। और उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलता है। जी तो क्षेत्र की जनता भी आज हमें स्नेह प्यार इसलिए करती है कि बड़े लोग हमारे जो थे, चाचा जी थे, पापा थे, वो इस चीज़ को बो गए हैं। जी अब उस चीज़ का लाभ, उस चीज़ का सम्मान हमें मिल रहा है। ये उन्हीं का करा हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। वाकई शुभम जी आपसे बातचीत करने का काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी रोमांचित भी हूँ कि वाकई इस तरह संस्कारित बच्चे यदि हो, भले ही महज आपकी उम्र 25 साल 26 साल की हो रही है, लेकिन आप जब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आइडियल व्यक्तित्व के रूप में बात करते हैं कि आइडियल आदर्श युवा कैसा होना चाहिए, वो समाज को क्या क्या दे सकता है, किस तरह अपने आप को एक्टिव रख सकता है, किस तरह अपने आप को फिट रख सकता है, एनर्जेटिक रख सकता है। ये सब कुछ आपसे सीखा जा सकता है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, ढेर सारी चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की, एक युवा योद्धा के रूप में चर्चा की। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।